नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ममता हिंदी कहानियां में। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जल्दी से अमीर बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट बाजार में आए तो मेरे दोस्त विक्रम के घर में सबने टिकट खरीद लिया। पिता, चाचा, अम्मा और भाई। सोच यही थी कि तकदीर किसी की भी चमके, पैसा तो घर में ही रहेगा। लेकिन विक्रम का दिल बेचैन था। उसे इस बात का ख्याल सता रहा था कि अगर किसी और के नाम इनाम निकला तो उसकी कोई पूछ नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा 10-5 हजार उसके हिस्से आएंगे। इतने से उसका क्या होगा। विक्रम के दिल में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। सबसे पहले उसे दुनिया की सैर करनी थी। वो चाहता था कि पेरू, ब्राजील, टिम्बकटू और होनोलुलु जैसे जगहों को करीब से देखे, वहां के तौर तरीकों और रिवाजों का बारीकी से अध्ययन करे। वो उन लोगों में से नहीं था जो हवा की तरह घूमकर जल्दी लौट आते हैं। उसे एक एक जगह पर कई दिन रुककर सब कुछ समझना था और फिर अपनी इस यात्रा पर एक अद्भुत किताब लिखनी थी। इसके बाद उसका ख्वाब था कि एक बड़ा सा पुस्तकालय बनवाए जिसमें दुनिया भर की अनमोल किताबें हों। इस काम के लिए वह 2 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार था। बाकी बंगला, कार और फर्नीचर जैसी चीजें तो उसके लिए मामूली बातें थीं। लेकिन उसे यह भी पता था कि घर में अगर पिता या चाचा के नाम इनाम निकला तो 5,000 से ज्यादा उसे नहीं मिलेगा। अम्मा के नाम पर आया तो 20,000 तक हो सकता है, पर अगर भाई के नाम आ गया तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो अपनी खुददारी का पक्का था। घर वालों से पैसे लेना उसे भीख के बराबर लगता था। उसका कहना था कि किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि इंसान किसी गड्ढे में जाकर डूब मरे। विक्रम बेचैन था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कोई पैसा देने वाला नहीं था और वह खुद मानता भी नहीं। आखिरकार उसने मुझसे कहा, क्यों ना हम तुम मिलकर एक टिकट खरीद लें। उसकी यह बात मुझे भी सही लगी। उन दिनों मैं स्कूल मास्टर था। महीने के 20 रुपए मिलते थे जिनसे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए हाथी खरीदने जैसा था। फिर भी मैंने सोचा कि अगर एक महीना दूध, घी और चाय का खर्च बंद कर दूं तो 5 रुपए का इंतजाम हो सकता है। लेकिन फिर भी मन डर रहा था कि कहीं ये पैसे भी बेकार न जाए। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच दूं, किसी से कह दूंगा कि उंगली से फिसलकर गिर गई। उसकी वो अंगूठी 10 रुपए से कम की नहीं थी। टिकट में आधा साझेदारी हो जाए और वो भी बिना कोई खास खर्च किए तो इसमें बुराई क्या है। तभी विक्रम ने कहा, पर भाई तुम्हें नगद देने होंगे। मैं 5 रुपए नकद लिए बिना साझेदारी नहीं करूंगा। अब मुझे सही और गलत का ख्याल आया। मैंने कहा, नहीं दोस्त, यह ठीक बात नहीं है। अगर चोरी पकड़ी गई तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खिंचाई होगी। आखिर ये तय हुआ कि पुरानी किताबों को सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेचकर पैसे जुटाए जाएं। हमारे पास किताबों से ज्यादा गैर जरूरी चीज और कुछ नहीं थी। हम दोनों ने एक साथ मैट्रिक पास किया था और ये देखकर कि डिग्रीधारी भी जूतियां घिस रहे हैं, हमने आगे पढ़ाई रोक दी। मैं स्कूल मास्टर बन गया और विक्रम आवारागर्दी करने लगा। हमारी पुरानी किताबें अब दीमकों का भोजन बन चुकी थी। हमने उन किताबों को जितना चाटना था चाट लिया था। अब उन्हें दीमक खाएं या चूहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हमने उन किताबों को कूड़े से निकाला, साफ किया और एक बड़ा सा गट्ठर बांध लिया। चूंकि मुझे किताब बेचने में झेप होती थी, ये जिम्मेदारी विक्रम ने उठाई। वो आधे घंटे में 10 रुपए का नोट लेकर उछलता कूदता लौट आया। मैंने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो किताबें 40 रुपए से कम की नहीं थी, पर उस समय ये 10 रुपए हमारे लिए किसी गिरे हुए खजाने से कम नहीं थे। अब टिकट में आधा आधा हिस्सा होगा। अगर 10 लाख रुपए निकले तो 5 लाख मेरे और 5 लाख विक्रम के हिस्से में आएंगे। मैंने संतोष जताते हुए कहा, 5 लाख भी कोई कम रकम नहीं होती। लेकिन विक्रम इतना संतोषी नहीं था। उसने कहा, 5 लाख क्या, इस वक्त तो 500 भी बहुत हैं भाई।
लेकिन मेरी जिंदगी की योजना तो बदलनी पड़ेगी। मेरी यात्रा वाली योजना टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय का ख्वाब शायद छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपत्ति की। आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो खर्च नहीं करोगे? विक्रम ने फौरन कहा, जी नहीं, मेरा बजट 3.5 लाख का है। 7 साल का प्रोग्राम है, 50,000 रुपए सालाना लगेंगे। मैंने तर्क दिया। 4,000 रुपए महीने तो हुए। मैं समझता हूँ 2,000 रुपए में भी तुम आराम से रह सकते हो। विक्रम गरमाते हुए बोला, मैं भिखारियों की तरह नहीं, शान से रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, 2,000 में भी तो तुम शान से रह सकते हो। जब तक तुम अपने हिस्से के 2 लाख रुपए मुझे न दोगे, पुस्तकालय का सपना अधूरा ही रहेगा। क्या यह जरूरी है कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर का सबसे अनोखा हो? अरे, मैं तो इसे बेमिसाल बनवाऊंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे हिस्से के पैसों से तुम्हें 1 रुपया भी न मिलेगा। मेरी अपनी जरूरतें कम नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही काफी संपत्ति है। न घर का कोई बोझ है, न कोई जिम्मेदारी, लेकिन मेरे ऊपर तो सारी गृहस्थी का भार है। 2 बहनों की शादी करनी है, 2 भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाना है और एक नया मकान भी बनवाना है। मैंने तय कर लिया है कि सारा पैसा सीधे बैंक में जमा कर दूंगा और उसके ब्याज से घर का खर्च चलाऊंगा। साथ ही मैं यह भी पक्का करूंगा कि मेरे मृत्यु के बाद भी कोई इस रकम को छू न सके। विक्रम ने थोड़ी सहानुभूति जताते हुए कहा, हाँ, ऐसी स्थिति में तुमसे कुछ मानना ठीक नहीं होगा। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन बैंक के ब्याज की दर तो बहुत कम हो गई है। हमने कई बैंकों की ब्याज दरें देखी, सेविंग अकाउंट से लेकर अस्थायी जमा खातों तक। वाकई ब्याज की दर बहुत कम थी। 2-2.5 रुपए सैकड़ा पर जमा करना किसी काम का नहीं। तब मैंने सुझाव दिया, क्यों न लेन देन का काम शुरू किया जाए। विक्रम ने भी इस विचार पर सहमति जताई। फिलहाल वह अपनी यात्रा स्थगित कर देगा और दोनों मिलकर यह काम शुरू करेंगे। जब अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा, तब वह अपनी यात्रा पर जाएगा। लेन देन के काम से अच्छा ब्याज मिलेगा और साथ ही प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हाँ, पर बिना ठोस गारंटी के किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो। और गारंटी क्यों लेना, सीधे जायदाद रेहन रखवाकर ही पैसा देंगे, तब किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा। इस योजना पर सहमति बनी। अब नया सवाल यह उठा कि टिकट पर किसका नाम लिखा जाएगा। विक्रम ने जोर देकर कहा, अगर मेरा नाम नहीं रहेगा तो मैं टिकट ही नहीं खरीदूंगा। मुझे कोई और विकल्प न देखकर उसकी बात माननी पड़ी। बिना किसी लिखा पढ़ी के यह फैसला हुआ, जो आगे चलकर मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गया। अब दिन कटने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह उठते ही हमारी नजर कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से सटा हुआ था। स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद हम दोनों साथ बैठते और अपने अपने ख्वाब बुनते। ये सब इतनी धीमी आवाज में होता कि कोई और सुन न ले। हमारी कोशिश थी कि टिकट खरीदने का ये रहस्य किसी को पता न चले। जब ये राज सच का रूप लेगा तो लोगों के चेहरों पर विस्मय देखने का जो आनंद होगा, उसे खोने का हमारा कोई इरादा नहीं था। एक दिन बातचीत के दौरान विवाह का मुद्दा छिड़ गया। विक्रम ने गहरी दार्शनिक मुद्रा में कहा, भाई, शादी विवाह का बखेड़ा मैं तो कभी नहीं पालूंगा। यह तो बस एक न खत्म होने वाली फिजूल खर्ची और चिंता का कारण है। पत्नी की फरमाइशें पूरी करते करते जेब खाली हो जाएगी। मैंने शांतिपूर्वक विरोध किया। हाँ, यह बात सही है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख में साझा करने वाला कोई साथी न हो, जीवन का असली आनंद अधूरा ही रहता है। मैं विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा हो जो अंत तक साथ निभाए, और ऐसा कोई साथी पत्नी के अलावा और कौन हो सकता है। विक्रम ने कुछ अधिक ही खींचते हुए उत्तर दिया, खैर, यह तो हर किसी का अपना नजरिया है। आपको पत्नी मुबारक और उसके पीछे पीछे कुत्तों की तरह दौड़ना मुबारक। बच्चों को भगवान का वरदान समझने का सुख भी आपको ही शुभ हो। लेकिन मैं तो आजादी का परचम थामे रहूंगा, अपनी मर्जी का मालिक। जब चाहा घर से बाहर उड़ चला और जब चाहा लौट आया। यह नहीं कि हर वक्त सिर पर कोई चौकीदार सवार हो। अगर घर आने में जरा भी देर हो जाए तो फौरन पूछताछ शुरू, कहाँ थे इतने समय तक। और अगर पत्नी साथ हो तब तो मानो जीवन से मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। नहीं भैया, मुझे आपकी इस स्थिति से कोई हमदर्दी नहीं। बच्चे बीमार हों तो आप भागे भागे डॉक्टर के पास दौड़ते रहे, और जैसे ही उम्र ढले
यही औलादें आपके जाने का इंतजार करें ताकि वे अपने मनमौजी रंगरेलियां मना सके। मौका मिले तो आपको जहर दे दें और मशहूर कर दें कि आपको हैजा हो गया था। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। इतने में कुंती आ गई। विक्रम की छोटी बहन लगभग 11 साल की, छठी कक्षा में पढ़ती थी और अक्सर फेल हो जाती थी। बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। उसने दरवाजा इतनी जोर से खोला कि हम दोनों चौंक गए। विक्रम ने झल्ला कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, यहाँ किसने बुलाया तुझे? कुंती ने अपने जासूसी स्वभाव में कमरे का निरीक्षण करते हुए कहा, तुम लोग हमेशा दरवाजा बंद करके क्या खुसुर पुसुर करते रहते हो? न घूमने जाते हो, न किसी तमाशे का मजा लेते हो। लगता है यहाँ कोई जादू टोना किया जाता है। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरते हुए कहा, हाँ, एक जादू ही कर रही है। तुझे ऐसा पति मिले जो हर दिन गिनकर तुझे 5000 चाबुक लगाए, समझी? कुंती उसकी पीठ पर चढ़कर शरारत से बोली, मैं तो ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे इशारों पर नाचे। मैं मिठाई के दोने फेंकूंगी और वह खुशी खुशी चाट लेगा। अगर उसने जरा भी ऐंठ दिखाई तो कान गर्म करना मैं अच्छे से जानती हूँ। जब अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे जरूर देंगी। फिर मैं मस्त जिंदगी जीऊंगी। मैं रोज ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मेरा तो दिल कहता है अम्मा को रुपए जरूर मिलेंगे। यह सुनते ही मुझे वो वाकया याद आ गया जब मैं एक बार ननिहाल गया था। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। भादों का महीना सिर पर था, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को भोजन कराया। आश्चर्य की बात, तीसरे ही दिन बादल जमकर बरसे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुंवारियों की दुआ में कोई अलौकिक शक्ति जरूर होती है। मैंने विक्रम की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा और उसने मेरी ओर। हमारी आंखों के बीच जैसे संवाद हो गया। हमने तुरंत मन बना लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा सुन, एक बात कहनी है, लेकिन किसी से बोलना मत। तू तो अच्छी लड़की है, किसी को नहीं बताएगी। मैं तुझे इस बार अच्छे से पढ़ाऊंगा और पास करवा दूंगा। पर सुन, हमने भी लॉटरी का टिकट खरीदा है। अब तू ठाकुर जी से हमारे लिए भी दुआ किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए सुंदर सुंदर गहने बनवाएंगे। कुंती को विश्वास नहीं हुआ। हमने कस्में खाई, लेकिन वह अपने नखरे दिखाने लगी। आखिरकार जब हमने वादा किया कि उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से सजाएंगे, तो वह राजी हो गई। पर उसकी बातों का क्या भरोसा। उसके पेट में तनों मिठाई पच सकती थी, लेकिन एक छोटी सी बात भी नहीं। वह सीधे घर के अंदर भागी और पल भर में सारी खबर पूरे घर में फैल गई। अब हालत यह थी कि हर कोई विक्रम को डांट रहा था। अम्मा, चाचा, यहाँ तक कि बाबूजी भी, सभी उसे कोस रहे थे। घर में इतने लोगों ने टिकट खरीदा है, तुम्हें अलग से खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या उसमें तुम्हें हिस्सा नहीं मिलता? और ये मास्टर साहब, इनकी तो बात ही मत करो। लड़के को क्या सही सिखाएंगे, उल्टा बिगाड़ रहे हैं। विक्रम तो घर का दुलारा था। उसे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहीं वह नाराज होकर खाना पीना छोड़ देता तो आफत आ जाती। सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरा। इसकी संगत में लड़का बिगड़ रहा है। मुझे वह कहावत याद आई, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। साथ ही मेरे बचपन की एक घटना भी जहन में उभर आई। होली का दिन था और मामू साहब घर आए हुए थे। उस दिन जो हुआ वह मेरे जीवन का एक सबक बन गया। मैंने चुपचाप कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी लिया। अभी गला जल रहा था और आंखें अंगारे से लाल थी कि मामू साहब कोठरी में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उनकी झाड़ ऐसी थी कि मेरा दिल सूख कर खजूर हो गया। अम्मान और पिताजी ने भी जमकर फटकार लगाई। उनकी नाराजगी शांत करने के लिए मुझे अपनी आंखों के आंसू बहाने पड़े। दोपहर होते होते वही मामू साहब नशे में धुत होकर गाने लगे। पहले गाया, फिर रोने लगे। इसके बाद अम्माओं को भला बुरा कहने लगे। जब दादा ने टोका तो उन्हें मारने दौड़े। आखिरकार कह करके जमीन पर निढाल पड़े। ये नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों शुरू से ही नास्तिक और जड़वादी थे। पूजा पाठ को बेकार का काम मानते थे, लेकिन अब हालात बदल गए थे। बड़े ठाकुर साहब सुबह सुबह गंगा स्नान को जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते लगाते दोपहर में घर लौटते।
पूरे शरीर पर चंदन का लेप किए। छोटे ठाकुर साहब घर में ही गर्म पानी से स्नान करते, गठिया के दर्द के बावजूद राम नाम लिखने का नियम निभाते। धूप निकलने के बाद वे पार्क की ओर जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम ढलते ही दोनों भाई ठाकुर द्वारे में बैठ जाते और आधी रात तक भागवत कथा सुनते रहते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश का रुझान साधु संतों की ओर अधिक था। वे मठों और अखाड़ों की खाक छानते रहते। माताजी का दिन रात का रूटीन पूजा, व्रत और स्नान में ही बीतता। हालांकि उनकी उम्र ढल चुकी थी, फिर भी उन्हें सजने संवरने का चाव था। लेकिन अब वे एकदम तपस्विनी बनी हुई थी। लोग अक्सर लालसा को बुरा कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लालसा ही हमें भक्ति और धर्म के प्रति खींचती है। हमारी सारी श्रद्धा और भक्ति हमारी स्वार्थ पूर्ति की बुनियाद पर टिकी है। जैसे जैसे लॉटरी के नतीजे का दिन करीब आता गया, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती गई। सारा ध्यान बस उसी पर लगा रहता। मुझे अंदर ही अंदर एक अनजाना डर सताने लगा। सोचने लगा, अगर विक्रम ने हिस्से से इनकार कर दिया तो कह दे कि मैंने तो टिकट में तुझे शामिल किया ही नहीं। न कोई लिखित सबूत, न कोई गवाह, सब कुछ विक्रम की नियत पर निर्भर था और यह ख्याल मेरे मन को चैन नहीं लेने दे रहा था। अगर उसकी नियत जरा भी डगमगाई तो सब खत्म। न कोई शिकायत कर सकता हूँ, न किसी से मदद मांग सकता हूँ। अगर अभी कुछ कहूँ भी तो कोई फायदा नहीं। अगर उसने पहले ही मन बदल लिया है तो वह साफ मना कर देगा, और अगर नहीं बदला है तो मेरे इस शक से उसे गहरी चोट पहुंचेगी। विक्रम ऐसा इंसान नहीं है, मगर भाई, दौलत देखकर अच्छे अच्छों के पैर डगमगा जाते हैं। अभी तो रुपए हाथ में नहीं आए हैं। इस समय ईमानदारी दिखाना आसान है, असली परख तब होगी जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने खुद से सवाल किया, अगर टिकट मेरे नाम होता और मुझे 10 लाख मिलते तो क्या मैं बिना कोई चालाकी किए आधे रुपए विक्रम को दे देता? कौन कह सकता है, मगर ज्यादा संभावना यही थी कि मैं भी बहाने बनाता। शायद कहता, तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, इससे ज्यादा की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मुझ में इतनी बुरी नियत नहीं होती। अगले दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे। अचानक विक्रम बोला, अगर हमारा टिकट लग गया तो मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मैंने तुमसे साझेदारी क्यों की। उसने हंसते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में एक झलक थी, जैसे वह अपने मन की बात मजाक के पीछे छिपा रहा हो। मैं चौंक कर बोला, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी अफसोस हो सकता है ना? उसने जवाब दिया, लेकिन टिकट तो मेरे नाम पर है। तो क्या हुआ? अच्छा, मान लो मैं साझेदारी से ही मना कर दूं? यह सुनते ही मेरा खून जम सा गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें इतना बेईमान नहीं समझता था। विक्रम बोला, लेकिन 5 लाख रुपए हैं, सोचो, किसी का भी दिमाग हिल सकता है। मैंने कहा, तो क्यों ना अभी सब साफ कर ले, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। वह हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत शक्की हो यार, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हों, मेरी नियत पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर भी मेरा दिल नहीं माना। मन में शक की परछाई बैठ गई। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नियत खराब नहीं होगी, लेकिन लिखने पढ़ने में क्या दिक्कत है? वह बोला, यह सब फालतू है। फालतू ही सही, तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हो यार? मैंने मन ही मन सोचा, ठीक है, भले ही सादे कागज पर लिखी बात को अदालत में पेश नहीं कर सकूंगा, पर कम से कम इसे बेइज्जत करने, झूठा साबित करने और सबके सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने का मौका तो मिल ही जाएगा। दुनिया में बदनामी का डर ना हो तो इंसान क्या क्या न करे। यह डर भी कानून के डर से कम असरदार नहीं होता। मैंने कहा, मुझे सादे कागज पर भी भरोसा हो जाएगा। विक्रम ने बेरुखी से जवाब दिया, जिस कागज का कोई कानूनी मतलब नहीं, उसे लिखकर वक्त क्यों बर्बाद करें? यह सुनते ही मुझे पक्का यकीन हो गया कि उसकी नियत में खोट आ चुकी है, वरना सादे कागज पर लिखने में भला क्या दिक्कत हो सकती थी। मैंने नाराज होकर कहा, तुम्हारी नियत तो अभी से बिगड़ गई है। उसने बेशर्मी से कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसी हालत में तुम्हारी नियत नहीं बदलती? मैंने सीधा जवाब दिया, मेरी नियत इतनी कमजोर नहीं है। वह हंसकर बोला, छोड़ो यार, बड़ी बातें मत करो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने ठान लिया और कहा,
तुम्हें अभी और इसी वक्त सब कुछ लिख कर देना होगा। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। वह झल्ला कर बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं लिखूंगा। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे पैसे हड़प लोगे? उसने व्यंग्य में जवाब दिया, किसके पैसे और कौन से पैसे? मैंने कड़े शब्दों में कहा, सुन लो विक्रम, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती का ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इससे भी बड़े और भयानक परिणाम होंगे। मेरे भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। तभी अचानक दीवानखाने से झगड़े की आवाज सुनकर मेरा ध्यान बढ़ गया। वहां दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि राम और लक्ष्मण जैसा लगाव भी शायद वैसा ना हो। झगड़े की बात तो दूर, मैंने उन्हें कभी बहस करते हुए भी नहीं देखा था। बड़े ठाकुर जो कहते वह छोटे ठाकुर के लिए पत्थर की लकीर होती, और बड़े ठाकुर भी छोटे ठाकुर की मर्जी देखकर ही कोई बात कहते थे। हम दोनों हैरानी से दीवानखाने के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। देखा, दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो चुके थे। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे, त्योरियां छड़ी हुई थी और हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब हाथापाई होने ही वाली है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर कदम पीछे खींचते हुए कहा, संयुक्त परिवार में जो कुछ भी आता है, चाहे जहां से आए और चाहे जिसके नाम से आए, वह सबका बराबर हक है। बड़े ठाकुर ने गुस्से से एक कदम और आगे बढ़ाया और विक्रम की ओर देखकर बोले, हरगिज नहीं, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे सजा मिलेगी, पूरे परिवार को नहीं। यह मामला निजी है, संयुक्त परिवार का नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि अब फैसला अदालत से ही होगा। छोटे ठाकुर ने झुंझलाकर कहा, शौक से जाइए अदालत। अगर मेरी बीवी, मेरे लड़के या मेरे नाम से लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपके नाम लॉटरी निकली तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। बड़े ठाकुर ने ताना देते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि आपकी ऐसी सोच है तो मैं भी अपनी बीवी और बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। छोटे ठाकुर बोले, ये आपकी गलती है। गलती इसलिए हुई क्योंकि मुझे भरोसा था कि आप मेरे भाई हैं। बड़े ठाकुर ने गुस्से में कहा, यह जुआ है। आपको समझ लेना चाहिए था कि जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कल रेस में 10-5 हजार हार जाए तो क्या उसका जिम्मेदार पूरा खानदान होगा? छोटे ठाकुर ने तल्ख लहजे में कहा, मगर भाई का हक दबा कर आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप न तो ब्रह्मा है, न भगवान और न ही कोई महात्मा। विक्रम की मां ने जब सुना कि दोनों भाइयों में बहस इतनी बढ़ गई है कि बात हाथापाई तक पहुंच सकती है, तो वह घबराकर दौड़ी और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने तिलमिलाकर कहा, आप मुझे क्यों समझा रही हैं? उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए बैठे हैं। मेरे पास तो सिर्फ एक टिकट है, वह भी किस्मत का खेल। जिन्हें मुझसे 4 गुना चांस है, उनकी नीयत खराब हो जाए तो यह ज्यादा शर्म और दुख की बात है। ठाकुराइन ने अपने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे हिस्से के रुपए में से आधे तुम्हारे। अब तो खुश? बड़े ठाकुर ने झट से बीवी को टोका, क्यों आधे देंगे? मैं 1 पैसे का भी दावा नहीं मानता। अगर हम मुरौवत या इंसानियत दिखाएं तो भी इन्हें 5वें हिस्से से ज्यादा किसी हालत में नहीं मिलेगा। आधा देने का तो कोई तर्क ही नहीं है, न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर चढ़कर बोले, सारी दुनिया का कानून तो बस आप ही जानते हैं। बड़े ठाकुर ने हंसते हुए जवाब दिया, जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत की है। छोटे ठाकुर ने भी पलटकर कहा, वकालत निकल जाएगी जब कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का। छोटे ठाकुर ने फिर दोहराया, मैं आधा लूंगा, वैसे ही जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा हक है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके सिर और हाथ में पट्टियां बंधी हुई थी, कपड़ों पर ताजा खून के धब्बे थे। वह लंगड़ाते हुए एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर घबराकर पूछ बैठे, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? चोट कैसे लगी? कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? प्रकाश ने कराहते हुए कुर्सी पर लेटते हुए कहा, जी कोई खास बात नहीं, बस मामूली चोट है। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा सिर और हाथ फूलकर कुप्पा हो गया है, कपड़े खून में डूबे हुए हैं। आखिर माजरा क्या है?
कहीं मोटर का हादसा तो नहीं हुआ? प्रकाश ने निश्चिंतता से कहा, अरे साहब, कुछ खास बात नहीं, बस मामूली चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। प्रकाश के चेहरे पर ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जैसे किसी साधु ने संसार का मोह त्याग दिया हो। न कोई क्रोध, न किसी तरह की लज्जा और न प्रतिशोध का कोई चिन्ह। बड़े ठाकुर और अधीर हो उठे, बोले, लेकिन हुआ क्या? साफ साफ क्यों नहीं बताते? अगर किसी ने मारपीट की है तो तुरंत थाने में शिकायत करवा दूं। प्रकाश ने हल्के अंदाज में कहा, मारपीट कुछ नहीं हुई साहब, बात यह है कि मैं झक्कर बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते ही हैं, वह इंसानों की शक्ल देखकर घबराते हैं और पत्थर लेकर दौड़ पड़ते हैं। जो डर के भाग गया वह गया, लेकिन जो पत्थर खाकर भी डटा रहा वह धन्य हो गया। बाबा यही कसौटी रखते हैं। आज जब मैं वहां पहुंचा तो करीब 50 लोग जमा थे। कोई मिठाई लेकर आया था, कोई महंगे तोहफे, कोई कपड़ों के गट्ठर। बाबा ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और भीड़ को देखकर पत्थरों का जखीरा लेकर खड़े हो गए। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागने लगे। सब गायब, सिर्फ मैं वहीं खड़ा रहा जैसे कोई घंटा घर। बाबा ने पहला पत्थर मारा जो सीधे सिर पर लगा। खोपड़ी भन्ना गई और खून बहने लगा, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। दूसरा पत्थर हाथ पर पड़ा, मैं गिर गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा पसरा था। न बाबा थे न भीड़। बाबा तो वैसे भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब बताओ किसे पुकारता? दर्द से हाथ फटा जा रहा था और सिर से खून बह रहा था। किसी तरह खड़ा हुआ और सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि हड्डी टूट गई है। पट्टी बांध दी और गर्म पानी से सेकने को कहा। अब शाम को फिर जाना पड़ेगा, लेकिन चोट तो लगी, और इस चोट के साथ मेरी लॉटरी का जीतना पक्का है। जक्कर बाबा की मार खाने के बाद कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, ये तो तय है। मैं तो बाबा की कुटिया सबसे पहले बनवाऊंगा। प्रकाश की बात सुनकर बड़े ठाकुर के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। फौरन पलंग लगवाया गया। प्रकाश उस पर लेट गए। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनके चेहरे पर भी संतोष झलक रहा था। आखिर इतनी चोट खाकर 10 लाख का इनाम मिलना बुरा सौदा तो नहीं। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे नहीं, बल्कि पूरा चिड़ियाघर दौड़ रहा था। जैसे ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के खाने का इंतजाम करने में लग गई, छोटे ठाकुर साहब ने जल्दी से प्रकाश की ओर झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, तो पत्थर वाकई इतनी जोर से मारते हैं? प्रकाश ने उनकी बेचैनी भांपते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे साहब, जोर से क्या, ऐसा लगता है जैसे आसमान से गाज गिरा दी हो। वह पत्थर नहीं, मानो गोला फेंकते हैं। उनका कद काठी ऐसा है कि किसी देवता से कम नहीं लगते। बल ऐसा कि एक मुक्के में शेर का भी हिसाब चुकता कर दे। कोई कमजोर इंसान हो तो पहले पत्थर में ही स्वर्ग सिधार जाए। फिर थोड़ी रुककर उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, कई तो सच में मर भी चुके हैं, मगर झक्कर बाबा पर आज तक कोई मुकदमा नहीं चला। और ये समझ लो कि वो तब तक नहीं रुकते जब तक आप गिर न जाएं या बेहोश न हो जाएं। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। जितनी चोटें खाओगे उतनी ही अपनी मंजिल के करीब पहुंचोगे। यही उनका रहस्य है। प्रकाश की ये बात सुनकर छोटे ठाकुर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके भीतर से सारी हिम्मत खींच ली हो। पत्थर खाने की सोच मात्र से ही उनके बदन में सिहरन दौड़ गई। भाग्य का फैसला, आखिर वह दिन आ गया जब किस्मत का ताला खुलने वाला था। 20 जुलाई की सुबह एक अजीब सा माहौल था। आशा और भय की रस्साकशी हर किसी के दिल में चल रही थी। दोनों ठाकुर साहब रात के तीसरे पहर गंगा स्नान कर चुके थे और अब मंदिर में भगवान की आराधना में मग्न थे। प्रकाश मिठाई की बड़ी सी थाली लिए घर से बाहर निकले और मंदिर के पास खड़े गरीबों में उसे बांटने लगे। उधर बड़े ठाकुर भगवान के चरणों में सिर झुकाए ध्यान मग्न थे। कुछ देर बाद उन्होंने पुजारी की ओर देखा और बोले, पुजारी जी, भगवान तो बड़े भक्तवत्सल होते हैं, है ना? पुजारी ने सिर हिलाकर कहा, जी सरकार, भक्तों के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़ कर आए थे। गजराज को ग्राह के जबड़े से बचाने की बात तो आप जानते ही हैं। थोड़ी देर बाद छोटे ठाकुर साहब ने भी अपनी आंखें खोली और पुजारी से बोले, पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सबके मन की बात जानते हैं, तो क्या वो हमारे मन की इस साध को भी समझेंगे?
पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सरकार, भगवान तो सबकी सुनते हैं, बस उनके ऊपर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। मंदिर में छाई उस पवित्र शांति के बीच हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, भाग्य का फैसला किसके पक्ष में होगा? पुजारी ने हामी भरी, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो हर किसी के अंतर्मन की बात कैसे जान पाते? शबरी का निश्चल प्रेम देख स्वयं उसकी इच्छाएं पूर्ण की। पूजन का समापन हुआ। आरती की मधुर गूंज मंदिर में फैल गई। दोनों भाइयों ने ऊंचे स्वर में आरती गाई। बड़े ठाकुर ने श्रद्धा से थाल में 2 रुपए अर्पित किए तो छोटे ठाकुर ने अपनी उदारता दर्शाते हुए 4 रुपए रख दिए। बड़े ठाकुर ने नाराजगी भरी निगाह छोटे ठाकुर पर डाली और फिर अनदेखा कर लिया। अचानक बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, तुम्हारे दिल की आवाज क्या कहती है? पुजारी ने अदब से जवाब दिया, सरकार की जीत निश्चित है। छोटे ठाकुर ने सवाल किया, और मेरी? पुजारी ने उसी तत्परता से कहा, आपकी भी विजय सुनिश्चित है। बड़े ठाकुर भजन गुनगुनाते हुए मंदिर से बाहर निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। कुछ ही क्षणों बाद छोटे ठाकुर भी भक्तिभाव में डूबे बाहर आए। अब पत राखो मोरे, दया निधन तोरी गति लखी ना परे। मैं भी उनके पीछे पीछे निकला और मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा, मगर उन्होंने थाल को हाथ से परे कर दिया। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही बांट दूंगा, अब बची ही कितनी है। मैं यह सुनकर खिसियाकर डाकखाने की ओर बढ़ा ही था कि विक्रम साइकिल पर मुस्कुराता हुआ आ पहुंचा। उसे देखते ही माहौल जैसे जीवंत हो गया। दोनों ठाकुर ऐसे झपटे जैसे शिकार पर बाज झपटता है। प्रकाश के थाल में जो मिठाई बची थी उसने उसे जमीन पर पटक दिया और विक्रम की ओर दौड़ा। मैंने भी खुशी में विक्रम को अपनी गोद में उठा लिया। वहां कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था, बस हर कोई जयकारों की गूंज में खोया हुआ था। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने जोश में छलांग लगाई, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश ताली बजाते हुए चिल्लाया, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ठहाका लगाकर बोला, जिसका नाम लिया गया है उससे मैं 1 लाख लूंगा, बोलो मंजूर है? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले साफ साफ बता तो सही। ना, यूं ही नहीं बताऊंगा। छोटे ठाकुर भड़क उठे, सिर्फ नाम बताने के लिए 1 लाख? क्या गजब है। प्रकाश ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, क्या हमने डाकखाना नहीं देखा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब सब अपने अपने नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग सिपाही की तरह अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। होश में रहना। सभी अत्यधिक सतर्क हो गए। अच्छा, तो कान खोलकर सुन लो, इस शहर का नहीं, पूरे मुल्क का सफाया हो गया। किसी अमेरिका के हबशी का नाम आया है। बड़े ठाकुर ने गुस्से से कहा, यह सब कोरी बकवास है, झूठ का पुलिंदा। छोटे ठाकुर ने भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? 3 महीने की मेहनत, तपस्या और उम्मीदें सब धरी की धरी रह जाए? वाह रे किस्मत। प्रकाश ने छाती ठोंक कर ऐलान किया, यहां हम सिर मुड़वाए, हाथ तुड़वाए बैठे हैं और ये मजाक समझ रहे हैं। इतने में और 50 लोग निराशा और रोनी सूरत लिए उधर से आते दिखाई दिए। बेचारे सब डाकखाने से अपनी किस्मत को कोसते हुए लौट रहे थे। हर कोई बड़बड़ा रहा था, मार ले गया हबशी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब किसे यकीन न आता? बड़े ठाकुर गुस्से में फूफकारते हुए मंदिर पहुंचे और पुजारी को फटकारते हुए निकाल दिया। बोले, इसीलिए इतने दिनों से तुम्हें पाल रखा था, हराम का खाते हो और मजे करते हो। छोटे ठाकुर ऐसे टूटे कि 2-3 बार सिर पीटकर वहीं बैठ गए। प्रकाश का गुस्सा तो जैसे काबू से बाहर था। उसने अपना मोटा डंडा उठाया और झक्कड़ बाबा की खबर लेने निकल पड़ा। माताजी ने बस इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हमारे देवता किसी के हाथ से छीन कर लाएंगे क्या? ये तो हमारी ही मूर्खता है। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। मैं भी एक कोने में चुपचाप बैठा था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल चलते हैं। घर में तो चूल्हा तक नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो इतने खुश क्यों थे? विक्रम हंसकर बोला, जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आ गई। एक शहर में इतने लोग हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुना से कम क्या होंगे।
और दुनिया में तो लाख गुना ज्यादा। मैंने जो उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया था वह एक झटके में राई जितना छोटा हो गया और मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई दानी आदमी मुट्ठी भर अनाज लेकर लाखों को भोज पर बुला ले। मैं भी हंसा और कहा, सच में बात तो यही है। हम दोनों इसी लिखाई पढ़ाई के चक्कर में मरने मारने पर उतारू थे। लेकिन सच सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी या नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला। अब ये पूछकर क्या करोगे? पर्दा पड़ा रहने दो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कानूनी कुमार मेल ए अपने दफ्तर में अखबारों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का अंबार लगाए बैठे हैं। देश की समस्याओं का बोझ उनके शरीर पर साफ झलकता है। हर वक्त राष्ट्र की भलाई के लिए चिंतित रहते हैं। उनके दफ्तर के सामने एक पार्क है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुछ घूंघट वाली औरतें भी फेंसिंग के पास खड़ी हैं। वहीं कुछ भिखारी घास पर बैठे हैं और एक चाय वाला पेड़ के नीचे अपनी दुकान सजाए हुए है। कानूनी कुमार, स्वागत। अरे, यह देश किस दिशा में जा रहा है? सरकार को कोई परवाह नहीं, बस पार्टियां करना और आराम फरमाना ही उनकी प्राथमिकता है। पार्क की ओर देखते हुए, ओह, ये नन्हे मुन्ने सिगरेट पी रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कोई उन्हें टोकने वाला नहीं है। तंबाकू कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन लोगों को इसकी कोई फिक्र ही नहीं। बच्चों की सेहत पर इसका कितना भयानक असर पड़ता है, कोई सोचता भी नहीं। रिपोर्ट को उलटते पलटते हुए, हे भगवान, यह आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जितने किशोर अपराध करते हैं उनमें से 75% सिगरेट के लती होते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो समाज रसातल में चला जाएगा। हमें इसे रोकने के लिए कानून बनाना होगा। कागज पर नोट करते हुए, तंबाकू बहिष्कार बिल, अगली काउंसिल मीटिंग में इसे जरूर पेश करूंगा। कुछ पल बाद उनकी नजर फिर पार्क पर जाती है। इस बार वह फेंसिंग के पास बैठी महिलाओं को देखकर गहरी सांस लेते हैं। कानूनी कुमार, ये क्या हो रहा है? इन औरतों का इस तरह बैठना कितना अनुचित लगता है। चादरों में लिपटी ये महिलाएं कितनी असहज और अजीब सी दिख रही हैं। अभी देश का यह हाल है तो आगे क्या होगा? रिपोर्ट पर निगाह डालते हुए, स्त्रियों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। तपेदिक और अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मातृ मृत्यु दर आसमान छू रही है और समाज आंख मूंद कर पड़ा हुआ है। अगर यह चलता रहा तो ऋषियों की यह भूमि वीरांगनाओं की जननी कहलाने लायक भी नहीं रहेगी। भावुक होकर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। वे अन्याय और अत्याचार को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं और मौन रहते हैं। यह एक प्रकार की सामाजिक मृत्यु है। सोचते हुए, यह कानून का सहारा जरूरी है। महिलाओं को पर्दे में रहने से रोकने के लिए खड़े कदम उठाने होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस दिशा में ठोस पहल की जाए। सुधार तभी संभव है जब कानून इसकी नींव रखे। माताओं के कंधों पर देश का समूचा भविष्य टिका हुआ है। पर्दा हटाने के लिए कानून प्रस्तावित होना चाहिए। मुझे मालूम है कि इसका विरोध भारी मात्रा में होगा, मगर सरकार को दृढ़ निश्चय के साथ कदम उठाना होगा। ऐसे निर्बल विरोधों के डर से सुधार की राह में रुकावट नहीं आनी चाहिए। कागज पर नोट करते हुए, यह बिल भी असेंबली के आरंभ होते ही पेश करना अनिवार्य होगा। अब और अधिक देर की कोई जगह नहीं है, अन्यथा मरीज का अंत निश्चित है। मसौदा तैयार करने में जुटते हुए अचानक एक भिखारी सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, जय हो सरकार की, लक्ष्मी आपकी झोली भर दे। लेकिन सरकार, हम भूखों मर रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कानूनी कुमार, चुप रहो, हटो यहाँ से। तुम जैसे लोग बस काम चोरी का पर्याय बन चुके हो। फौरन भाग जाओ और दूर निकलो। भिखारी को झिड़क कर फिर अपने आप। यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि में तब्दील हो गई है। हर गली, हर चौराहे पर भिखारियों का झुंड नजर आता है। ये सब सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। इंग्लैंड जैसे देशों में कोई भी भिक्षा मांगने की जुर्रत नहीं कर सकता। पुलिस तुरंत उठा ले जाएगी। किसी सभ्य देश में यह बेहूदगी नहीं होती, पर यहाँ इस पराधीन भारत में 20वीं सदी में भी यह कड़वा सच बना हुआ है। रिपोर्ट देखते हुए, ओह, 50 लाख लोग भीख मांगकर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं।
और कौन कह सकता है कि यह संख्या दोगुनी न हो चुकी हो? ये पेशा कौन अपनाना चाहता है? सच्चाई ये है कि इस देश में 1 करोड़ से कम भिखारी नहीं होंगे। ये तो उन भिखारियों की बात है जो घर घर झोली फैलाते हैं। इनके अलावा टीका लगाए, जटा झूठ बांधे, कोपीन धारण किए साधुओं का एक विशाल समुदाय है जो कम से कम 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका होगा। जिस देश में इतने मुफ्तखोर मेहनत कशों की कमाई पर पलने वाले लोग हों, उस देश की दशा और क्यों न इतनी गिर जाए। आश्चर्य होता है कि यह देश अब तक जीवित कैसे है। कागज पर लिखते हुए एक बिल की सख्त आवश्यकता है। नाम होगा भिक्षुक निषेध बिल। इसकी आंधी में धर्म के ठेकेदार खूब उछलेंगे, गालियां देंगे और सरकार भी कन्नी काटने की कोशिश करेगी, मगर सुधार का मार्ग हमेशा कांटों भरा ही होता है। चाय वाले की आवाज सुनते हुए, चाय गरम, चाय गरम। किंतु ग्राहकों की कमी देखकर कानूनी कुमार का ध्यान चाय वाले की ओर खिंच जाता है। कानूनी कुमार, आप ही आप। चाय वाले की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं। कैसा मूर्ख देश है। इतनी ताकतवर और फायदेमंद चीज, फिर भी कोई लेने वाला नहीं। सभ्य देशों में तो लोग पानी के बजाय चाय पीते हैं। रिपोर्ट देखते हुए, इंग्लैंड में हर साल 5 करोड़ पाउंड की चाय खपत होती है। क्या इंग्लैंड वाले बेवकूफ है? नहीं, उनका तो पूरी दुनिया पर दबदबा है और इसमें चाय का कितना बड़ा योगदान है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मगर यहाँ देखो, बेचारा चाय वाला खड़ा है और उसके पास कोई आता ही नहीं। चीन वालों ने चाय पी पी कर आजादी हासिल की और हम तो चाय की तरफ देखते भी नहीं। समझदारी का तो यही हाल है। झुंझलाते हुए, गवर्नमेंट का पूरा दोष है। कीड़े मकोड़ों से भरे दूध पर तो बवाल मच जाता है, मगर चाय जो साफ सुथरी, ताकत देने वाली और स्फूर्तिदायक है, उसकी कोई कद्र ही नहीं। पूरे देश की अक्ल मारी गई है। नोट करते हुए, असेंबली खुलते ही गवर्नमेंट से सवाल दाग दूंगा। पहला सवाल होगा, भारत में चाय की खपत कितनी बड़ी है और आम जनता के बीच इसे बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। तभी एक स्त्री का प्रवेश होता है। कटे हुए बाल, आड़ी मांग, पारसी स्टाइल की रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, ऊंची एड़ी के जूते, साड़ी में ब्रोच, गले में मोतियों का हार और हाथ में एक छोटा बटुआ। कानूनी कुमार, ओह मिसेस बोस, आप तो कमाल कर दिया। कहिए, आजकल कहाँ घूम फिर रही है? और हाँ, इस बार आलोक में आपकी कविता तो गजब की थी। पढ़कर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। इतने छोटे से दिल में इतनी गहरी भावनाएं कैसे समा जाती हैं, ये सोचकर हैरानी होती है। शब्दों पर आपकी पकड़ वाकई बेमिसाल है। मिसेस बोस, जब दिल जलता है तो धुएं के बादल अपने आप उमड़ते हैं। जब तक औरतों पर मर्दों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भाव निकलते रहेंगे। कानूनी कुमार, तो क्या कोई नई बात हो गई है? मिसेस बोस, नई बात? रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है। डॉक्टर बोस ने तो मुझे कहीं आने जाने तक की इजाजत नहीं दी, न किसी से मिलने न सैर करने। इस बार गर्मी इतनी पड़ी कि खून तक खौल गया, मगर पहाड़ों पर भी नहीं जा पाई। ये अत्याचार, ये गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कानूनी कुमार, लेकिन डॉक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गए। मिसेस बोस, वो न जाए, उनकी तो बस पैसे की रट लगी रहती है। लेकिन मुझे क्यों अपने साथ बांध कर रखते हैं? न क्लब जाने देते हैं, न दोस्तों से मिलने। वो खद्दर पहनते हैं, ठीक है, मगर मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने से क्यों रोकते हैं? ये कैसा अन्याय है। वह अपनी माँ और भाइयों के इशारों पर चलते रहे, मुझे क्यों उनके साथ घुट घुट कर दिन बिताने पर मजबूर किया जा रहा है? अब यह और बर्दाश्त नहीं होता। अमेरिका में अगर कोई पति पत्नी कटु शब्द बोल दे तो झट से तलाक हो जाता है। वहां का समाज पूरी तरह स्वतंत्रता के विचारों पर चलता है। ये देश, यह तो गुलामी की मानसिकता में जकड़ा हुआ है। हर बात में वही पुरानी दास्ता की छाप। मैं अब डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती। ये रोज रोज का दम घोंटू माहौल अब सहा नहीं जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग जो खुद को समाज का कर्ता धर्ता मानते हैं। अगर आपको लगता है कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर खुद आजादी पालेंगे, तो यह आपकी भूल है। जब तक तलाक का कानून लागू नहीं होता, तब तक आपका स्वराज्य बस एक हवाई ख्वाब बना रहेगा। डॉक्टर बोस को तो आप जानते हैं, उनका धर्म पर अटूट विश्वास है। इसे हफ्त कहना भी कम होगा। मुझे तो अब धर्म से ही चिढ़ हो गई है।
यही धर्म स्त्रियों को पुरुषों का दास बनाता है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सारे धर्म ग्रंथों को उठाकर नाले में फेंक देती। मंच पर मिसेज अय्यर का प्रवेश। गोरा रंग, लंबा कद, खूबसूरत गाउन, गोल टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर हल्का पाउडर, गालों और होठों पर सुर्खी, सिल्की जुराबें और ऊंची एड़ी के जूते पहने। कानूनी हाथ मिलाते हुए, अरे मिसेज अय्यर, आपका यहाँ आना तो बड़ा बढ़िया रहा। कहिए आजकल कहाँ जा रही हैं? और हाँ, आलोक में इस बार आपका लेख अद्भुत था, पढ़कर तो मैं हैरान रह गया। मिसेज अय्यर मुस्कुराकर मिसेस बोस की तरफ देखते हुए, हैरान ही रह गए या कुछ किया भी? हम स्त्रियां अपना दिल निकाल कर रख देती हैं, मगर मर्दों का दिल कभी नहीं पसीजता। मिसेस बोस, बिल्कुल सच कहा मिसेस अय्यर, लेकिन यह पुरुष राज अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिस्टर अय्यर की सूरत तो मैं देखना भी नहीं चाहती। ये सुनकर मिसेस बोस मुंह फेर लेती है। कानूनी हंसते हुए, लेकिन मिस्टर अय्यर तो बड़े स्मार्ट है। मिसेस अय्यर, उनकी खूबसूरती उन्हीं को मुबारक। मुझे खूबसूरत गुलामी नहीं चाहिए, मुझे बदसूरत आजादी चाहिए। इस बार वह मुझे जबरदस्ती पहाड़ों पर ले गए। वहां की ठंड मुझसे सहन नहीं होती। कितना कहा कि मत ले जाओ, पर उनकी जिद के आगे कुछ नहीं चला। मैं किसी के पीछे पीछे पालतू जानवर की तरह नहीं चल सकती। मिसेस बोस चुपचाप खिड़की के पास चली जाती है। कानूनी गंभीर होकर, अब समझ में आ गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना ही पड़ेगा। अय्यर, खैर ये बात तो आपके संज्ञान में आई, लेकिन शायद कयामत के दिन। कानूनी, नहीं मिसेज अय्यर, इस बार के छुट्टियों के बाद यह बिल जरूर प्रस्तुत होगा और पूरे हंगामे के साथ पेश होगा। इसमें कोई शक नहीं कि पुरुषों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप जिस परंपरा का विरोध कर रही हैं, वह सच में हिंदू समाज के लिए विनाशकारी है। यदि हमें सभ्य बनना है तो हमें उन्नत देशों की राह पर चलना ही होगा। धार्मिक ठेकेदार शोर मचाएंगे, पर उनकी चिंता करना आपका और मिसेस बोस का काम होगा। इस प्रकार उनका मुंह बंद कर दीजिए कि वे बोलने लायक ही न रहे। लेडी अय्यर, इसके लिए पहले से ही आपका धन्यवाद। हाथ मिलाकर चली जाती है। मिसेस बोस खिड़की के पास से लौटते हुए, आज उनके घर में खुशियों का दीप जलने वाला है। वह सीधी बोस के पास गई होगी। चलो मैं भी चलती हूँ। चली जाती है। कानूनी कुमार एक कानून की किताब उठाकर तलाक से संबंधित प्रावधान देखने लगते हैं। इतने में मिस्टर आचार्य का प्रवेश होता है। उनके चेहरे पर गहन विचारों की परछाई, एक आंख पर ऐनक, आधी बाही की शर्ट, निक्कर, ऊनी मोजे और लंबे बूट। उनके पीछे एक टेरियर कुत्ता भी मौजूद है। कानूनी, हेलो मिस्टर आचार्य, आज किस ओर भ्रमण कर रहे हैं और होटल का क्या हाल है? आचार्य, कुत्ते जैसी मौत मर रहा हूँ। इतना शानदार खाना, इतना स्वच्छ आवास, इतनी उजली रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों की भारी कमी। समझ में नहीं आता कि और कितना खर्च कम करूं। इन दरों में तो अलग घर में साधारण भोजन भी नसीब नहीं हो सकता। ऊपर से हर तरह की परेशानियां, कभी नौकर की शिकायत, कभी दूध वाले का रोना, कभी धोबी की शिकायत, तो कभी मेहतर की नाराजगी। यहाँ होटल में इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाती है, फिर भी आधे कमरे खाली पड़े हैं। कानूनी, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। आचार्य, पश्चिमी देशों में इतना सुख और शांति क्यों है? वहां इतना प्रकाश, धन, स्वाधीनता और बल क्यों है? यह सब होटल संस्कृति की देन है। होटल पश्चिमी सभ्यता का मूलाधार है। अगर भारत को उन्नति के शीर्ष पर देखना है तो होटल जीवन को बढ़ावा देना होगा। जब तक लोग घरेलू चिंताओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक तरक्की संभव नहीं। राजे रजवाड़ों और धनाढ़ वर्ग को अलग आवास में रहने दीजिए। वे चाहे एक की जगह 10 खर्च करें, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए होटल संस्कृति ही सब कुछ है। हम अपने मेहमानों की हर छोटी बड़ी फिक्र अपने सिर पर लेने को तैयार है, फिर भी जनता की आंखें नहीं खुलती। इन मूर्खों को तब तक अक्ल नहीं आएगी जब तक कानूनी गंभीर स्वर में, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो यह तय करे कि जिनकी आय 500 रुपए से कम हो वे होटल में ही रहें। क्यों, कैसा रहेगा? आचार्य, अगर आप ऐसा कानून पास करा दे तो आने वाली पीढ़ियां आपको उद्धारकर्ता मानेंगी। इस एक कदम से देश 500 वर्षों की प्रगति कर जाएगा। कानूनी, तो तय रहा।
इस बार असेंबली के शुरू होते ही यह कानून पेश करूंगा। हंगामा मचेगा, लोग मुझे देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कितना कष्ट होता है जब देखता हूँ कि लोगों को पानी भरने के लिए दूसरों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है। औरतों का जीवन तो जैसे नर्क हो चुका है। सुबह से लेकर आधी रात तक घर के कामों में जुटी रहती है। कभी बर्तन साफ करो, कभी खाना पकाओ, कभी सफाई करो। ऐसे में उनकी सेहत कैसे ठीक रहे, वे खुशहाल जीवन कैसे जिए, सैर कैसे करें, और पढ़ाई लिखाई का समय तो सपने जैसा लगता है। आपने सही कहा, यह एक कदम 500 वर्षों का सफर तय कर देगा। आचार्य, तो इस बार बिल जरूर पेश करिएगा। कानूनी, बिल्कुल। आचार्य हाथ मिलाकर विदा लेते हैं। कानूनी कुमार खिड़की के पास खड़े होकर होटल प्रचार बिल का मसौदा तैयार करने का विचार कर रहे हैं। उसी समय पार्क में से एक महिला गुजरती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। 2 बच्चे उसके पीछे चल रहे हैं और उसके पेट के उभार से स्पष्ट है कि वह गर्भवती है। उसकी दुबली काया, पीला चेहरा और धीमी चाल देखकर साफ पता चलता है कि उसकी सेहत खराब है और यह बोझ उठाना उसके लिए बेहद कठिन है। कानूनी, खुद से इस देश का, इस समाज का और इस व्यवस्था का सत्यानाश हो जो महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है। इस बेचारी को जीवन का सुख क्या कभी मिला होगा? ऐसी न जाने कितनी बहनें इसी जंजाल में फंसकर 32-35 साल की उम्र में, जब उन्हें असल में जीवन का आनंद लेना चाहिए, बीमार होकर दुनिया छोड़ देती है। हाय भारत, यह अभिशाप तेरे सिर से कब हटेगा? इस धरती पर ऐसे पाषाण हृदय लोग भी हैं जिन्हें इन दुखियारी औरतों पर जरा भी दया नहीं आती। यह अंधा पत्थर जैसा समाज जो स्त्री को अपनी कामनाओं की वेदी पर बलिदान करता है, इसे कानून के अलावा और कौन जागरूक कर सकता है? और कोई रास्ता नहीं है। जैसे नरहत्या का दंड है, वैसा ही दंड इन अमानवीय पुरुषों को भी मिलना चाहिए। मुबारक होगा वह स्वर्णिम क्षण जब भारत में इस विनाशकारी प्रथा का अंत होगा। स्त्रियों की असमय मृत्यु, मासूम बच्चों का असमाप्त जीवन और उस समाज का पतन जिसकी नींव इन्हीं संतानों पर टिकी है। ऐसे अमानुषिक लोगों को कठोरतम दंड क्यों न दिया जाए? यह कितने दृष्ट और संवेदनहीन लोग हैं। बेकारी का आलम यह है कि किसी को पेट भरने को रोटी मैसर नहीं, नन्हे शिशुओं को दूध तो जैसे किसी दुर्लभ सपने के समान है। और ये लोग अंधत्व के वशीभूत होकर संतान दर संतान उत्पन्न किए जा रहे हैं। संतान निग्रह विधेयक जैसा कोई अन्य कानून इस देश के लिए इतना अपरिहार्य नहीं। मैं असेंबली के पहले ही सत्र में इसे पेश करूंगा। जानता हूं कि तूफान उठ खड़ा होगा, मानो प्रलय आ गई हो, पर विकल्प ही क्या है? जिसके पास 2 से अधिक संतानें हो, उसे कम से कम 5 वर्षों की कठोर कारावास की सजा होनी चाहिए और 5 महीने का काल कोठरी का समय इसमें अनिवार्य हो। जिनकी आय 100 रुपये मासिक से कम हो, उन्हें संतानोत्पत्ति का अधिकार ही न मिले। कुछ पल रुककर आत्मिक कल्पना में खोते हुए, कितना अद्भुत समय होगा जब यह विधेयक लागू हो जाएगा। सुख शांति की लहरें हर घर आंगन में बहेंगी। पहली संतान के उपरांत दूसरी संतान कम से कम 7 वर्षों के अंतराल पर ही उत्पन्न हो। तब इस भूमि पर संपन्नता और प्रसन्नता का साम्राज्य होगा। स्त्रियों के चेहरे रक्तिम आभा से दमकेंगे। नन्हे बच्चों की किलकारियां समृद्धि का गान गाएंगी। और उस समय यह देश सशक्त हाथों, निर्भीक हृदयों और दृढ़ कलेजे वाले युवाओं से भरा होगा। मिसेस कानूनी कुमार का प्रवेश होता है। कानूनी कुमार जल्दबाजी में अपनी रिपोर्टों और पत्रों को समेटते हैं और हाथ में उपन्यास लेकर बैठ जाते हैं। मिसेस, क्या कर रहे हो? वही कानूनों की धुन? कानूनी? नहीं, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। मिसेस, तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना किसी अन्य कानून से संभव नहीं। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, हर घर में तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। कानूनी, अगर तुम्हारा यह मानना है कि मैं प्रसिद्धि या यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा। मिसेस, यश की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं। अगर तुम्हें यश चाहिए तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें ऐसा मार्ग सुझाऊंगी जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम उससे ऊब जाओगे। थोड़ा रुककर फूलों की वर्षा होगी, इतनी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे।
तुम्हारे गले में हारों की ऐसी माला होगी कि गर्दन सीधी करना भी मुश्किल हो जाएगा। कानूनी मुस्कुराकर उत्सुकता छिपाते हुए, कोई मजाक की बात होगी? देखो मिन्नी, काम करने वाले के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या होगा कि उसके अपने ही उसके कार्यों की अवहेलना करे। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से हताश हो जाता हूँ। मिसेज, तलाक का कानून बनाने जा रहे हो तो अब किस बात का डर, क्यों कतराते हो? कानूनी फिर वही ठिठोली, मैं चाहता हूं कि तुम इन मसलों पर गंभीरता से सोचो। मिसेज, मैं तो बहुत गहराई से सोचती हूँ, यकीन मानो, पर अफसोस है कि तुम मेरे विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखो, आज जो बात मैं कहने आई हूँ उसे देश की तरक्की के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि अत्यंत अपरिहार्य मानती हूँ। मुझे अपने विचारों पर पूरा भरोसा है। कानूनी संकोच में पूछने की हिम्मत तो नहीं हो रही, अपनी झेप मिटाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करता है। मिसेज, अरे मैं खुद ही बताने आई हूँ। देखो, हमारा दाम्पत्य जीवन कितना हास्यास्पद बन चुका है, तुमसे क्या छुपा है। दिन रात खटपट चलती रहती है। कभी कोई पति पत्नी पर हाथ उठा देता है तो कभी कोई पत्नी पति की मूंछों पर हाथ साफ कर देती है। हर दिन कोई ना कोई तमाशा हो ही जाता है। कहीं पति मुंह फुलाए बैठा है तो कहीं पत्नी घर छोड़ने की धमकी दे रही है। जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? कानूनी, तुम ही बता दो, क्या कारण है? मिसेज, दो बड़ी वजहें हैं, पुरुषों की अय्याशी और उनकी कंजूसी। ये दो बुराइयां हमारे समाज के घर घर को नर्क बना रही है। हर जगह बस खींचातानी, झगड़े और अशांति का आलम है। नतीजा, हर साल हजारों हत्याएं, स्त्रियों का पतन और पुरुषों का नशे में डूब जाना। क्या यह सच नहीं है? कानूनी, बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें कानून से रोका नहीं जा सकता। मिसेज, जोर से हंसते हुए, क्या बात कर रहे हो? तुम भी कानून की सीमाओं को मानते हो? मैं तो सोचती थी कि कानून सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी अधिक ताकतवर है। कानूनी, देखा, फिर से मजाक पर उतर आई। मिसेज, अच्छा लो, कान पकड़ती हूँ, अब मजाक नहीं करूंगी। सुनो, मैंने एक नया कानून सोचा है जो इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। इसका नाम होगा दंपति सुख शांति विधेयक। इसमें दो मुख्य धाराएं होंगी। हाँ, कानूनी बारीकियों का काम तुम्हारा है। कानूनी, बोलो, क्या धाराएं होंगी? मिसेज, पहली धारा, हर पति अपनी आमदनी का आधा हिस्सा बिना कोई बहाना बनाए अपनी पत्नी को सौंप देगा। अगर ऐसा न करे तो 5 साल की कठिन कैद और 5 महीने काल कोठरी। दूसरी धारा, 15 से 50 साल तक के पुरुषों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसे 10 साल की जेल और 10 महीने काल कोठरी। अब बताओ, मंजूर है? कानूनी, गंभीर होकर, असंभव, तुम प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश कर रही हो। कोई भी पुरुष यह मंजूर नहीं करेगा कि उसे घर में कैदी बनकर रहना पड़े। मिसेज, वो करेगा और उसके बाप को भी करना पड़ेगा। पुलिस लट के दम पर करवा लेगी। अगर फिर भी न माने तो चक्की पीसनी होगी। करेगा कैसे नहीं? अपनी बीवी को तो घर की मुर्गी समझते हैं और बाहर किसी दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। क्या ये मजाक है? तुम अभी इसे अस्वाभाविक कानून मानते हो, लेकिन मत डरना, एक बार स्त्रियों को उनके अधिकार मिल जाने दो, यही कानून सबसे पहले लागू होगा, देख लेना। और अगर ऐसा ना हो तो कहना कि किसी ने कहा था। देखो, औरतें एक एक पैसे को तरसे और ये लोग मजे में गुलछर्रे उड़ाएं, ये नहीं चलेगा। आधी कमाई हर हाल में स्त्री को देनी ही पड़ेगी, और वह भी ऐसा पैसा जिसका कोई हिसाब न पूछा जाए। कानूनी, तुम इंसानी समाज को कोई मिट्टी का खिलौना समझती हो जिसे जैसे चाहे वैसा घुमा लिया जाए। मिसेज, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये मानती हूँ कि कानून में इतनी ताकत होती है कि वह सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि इंसान का स्वभाव भी बदल सकता है। कानूनी, नहीं, कानून ऐसा कभी नहीं कर सकता। मिसेज, क्यों नहीं कर सकता? कानूनी, मैं कह रहा हूं नहीं कर सकता। मिसेज, क्यों नहीं कर सकता? जब कानून जबरदस्ती बच्चों को स्कूल भेज सकता है, जबरन शादी की उम्र तय कर सकता है, बच्चों को टीका लगवाने पर मजबूर कर सकता है, तो वही कानून मर्दों को घर में रोककर उनकी आधी कमाई औरतों को देने का प्रबंध क्यों नहीं कर सकता? तुम कहते हो इससे पुरुषों को तकलीफ होगी। भाई, जब किसी काम को जबरदस्ती कराया जाता है तो तकलीफ तो होती ही है, पर तकलीफ को महसूस वही करता है जिसे वह सहनी पड़े।
तुम्हें ये कष्ट कभी झेलना नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें ये बातें मामूली लगती है। कानूनी सुधार जरूरी है, लेकिन जबरन नहीं। मिसेज, सुधार जरूरी है, ये मैं भी मानती हूँ। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ। मैं भी बाल विवाह पर रोक चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बीमारियां फैलना बंद हों, लेकिन यह सब डंडे के जोर से नहीं होना चाहिए। लोगों में जागरूकता लानी होगी, शिक्षा का प्रसार करना होगा। जब लोग खुद समझेंगे तो कानून का डर दिखाए बिना भी सुधार होगा। लेकिन आपसे तो कुर्सी छोड़ी नहीं जाती, घर से बाहर कदम रखा नहीं जाता, और विलासिता का त्याग करना तो दूर की बात है। फिर आप देश को सुधारने का सपना कैसे देख रहे हैं? इस तरह का सुधार कभी स्थायी नहीं होगा, बल्कि पराधीनता की जंजीरें और कस जाएंगी। मिसेस कुमार गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और कानूनी कुमार परेशान मन से कमरे में चहलकदमी करने लगते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कावासाजी ने अखबार का प्रकाशन शुरू किया और यश की राह पर चल पड़े। उधर शाहपुरजी ने रुई की दलाली पकड़ ली और धन की गिनती में रम गए। दोनों ही अपने अपने ढंग से जीवन में सफल हो रहे थे, पर अंतर था। शाहपुरजी संतुष्ट थे, जबकि कावासाजी के दिल में गहरी निराशा थी। शाहपुरजी को धन के साथ इज्जत और मान सम्मान बिना मान्य मिल जाते थे। दूसरी ओर कावासाजी को यश तो हासिल होता, लेकिन पैसा मानो दूर क्षितिज पर छुपा रहता। यही वजह थी कि शाहपुरजी का जीवन सुकून भरा था, दिल में सहृदयता का वास था और उनके घर में खेल तमाशे की हलचल रहती थी। इसके उलट कावासाजी के जीवन में बेचैनी, तीखापन और ठंडी उदासी का आलम था। कावासाजी भले ही धन को नगण्य मानने की कोशिश करते, लेकिन शाहपुरजी के सुखमय जीवन के सामने उनकी अपनी खामियां और संघर्ष उन्हें बार बार ताने देते। मिसेज शाहपुर की विनम्र मुस्कान और मधुर स्वभाव के सामने कावासाजी की पत्नी गुलशन उन्हें ईर्ष्या और झगड़े की मूरत लगती। जब शाहपुरजी घर लौटते तो उनकी पत्नी शीरी उनका हंसते हुए स्वागत करती। वहीं जब कावासाजी थके हारे घर आते तो गुलशन उनके दुखड़े गिनाने बैठ जाती। वह तानों की झड़ी लगाती। तुम आदमी हो, मुझे तो तुम बैल जैसे लगते हो। मेहनती सही, लेकिन बिना सूझबूझ के। तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही खराब हो गई। जब खुद के खाने का ठिकाना नहीं तो मुझे क्यों ब्याह लाए? इस बात का जवाब देने में कावासाजी हर बार हार मान लेते। वह खुद इस बात पर पछताते थे कि उन्होंने शादी करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। एक बार उन्होंने झुंझलाकर कहा, ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज से बांध कर तो नहीं रख रहा। जिसे तुम्हारा जीवन बेहतर लग रहा हो उसके साथ जा सकती हो। अब मैं क्या करूं? आमदनी तो बढ़ने से रही। क्या चाहती हो, जान दे दूं? गुलशन को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने उनके कान मरोड़ते हुए गालों पर थप्पड़ जड़ दिया और तीखे स्वर में बोली, चुप रहो। ऐसी बात कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गैरत होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, और अगर किसी दूसरे आदमी के पास जाने का ख्याल भी किया तो उसके घर को राख कर दूंगी। उस दिन के बाद कावासाजी के पास कोई जवाब बचा ही नहीं। उनका संघर्ष और मौन दोनों उनके जीवन की सच्चाई बन गए। कहाँ यह विद्रोह और असंतोष की भड़कती ज्वाला, और कहाँ वह मीठे स्वभाव और सभ्यता की मूरत शीरी, जो कावासाजी को देखकर मानो कली की तरह खिल उठती। वह मुलायम लहजे में बातें करती, चाय और मुरब्बे से आवभगत करती, और कभी कभी तो अपनी गाड़ी में उन्हें घर छोड़ने जाती। कावासाजी ने मन ही मन भी कभी इस ख्याल को खुलकर अपनाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके दिल के कोने में यह चाहत जरूर छिपी रहती कि काश गुलशन की जगह शीरी उनके जीवन में होती। तब उनका जीवन वाकई एक खूबसूरत बाग बन जाता। कभी कभी गुलशन की कड़वी बातों से कावासाजी इतने टूट जाते कि जीवन से तंग आकर मृत्यु का स्वागत करने की सोचने लगते। घर उनके लिए किसी जेल से कम नहीं था, और जब भी मौका मिलता वह शीरियों के घर जाकर अपने दुखते दिल को राहत देते। एक सुबह कावासाजी गुलशन से नाराज होकर शाहपुरजी के टेरेस पर पहुंचे तो देखा शीरीन बानो की आंखें लाल और चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वह अभी अभी रोकर उठी हो। कावासाजी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? कहीं बुखार तो नहीं? शीरीन ने दर्द से भरी आंखों से देखा और धीमे भरे हुए गले से बोली, नहीं, शरीर का बुखार तो नहीं है,
ये सुनकर कावसजी उलझन में पड़ गए, क्योंकि इसका मतलब उनकी समझ से परे था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद शीरीन बोली, मिस्टर कावसजी, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, इसलिए आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं इस जीवन से ऊब चुकी हूँ। अब तक मैंने अपने दिल की आग को अंदर ही दबाए रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर अब इसे बाहर न निकालूं, तो ये मेरी हड्डियों को भी जला डालेगी। अभी 8 बज रहे हैं, लेकिन मेरे सजना का कोई अता पता नहीं। रात खाना खाने के बाद वह एक दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर निकले थे और अब तक वापस नहीं लौटे। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई महीनों से यह उनकी रोज की आदत बन चुकी है। मैंने अब तक आपसे अपना दर्द कभी साझा नहीं किया, लेकिन जब मैं हंसकर आपसे बातें करती थी, उस समय भी मेरी आत्मा भीतर ही भीतर रोती रहती थी। कावसजी ने सहज भाव से पूछा, तुमने उनसे पूछा नहीं कि वह कहाँ रहते हैं? शीरीन ने एक कड़वा सा हंसते हुए कहा, क्या पूछने से लोग अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं? तुमसे तो उन्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। कावसजी ने कहा, अगर घर में जी न लगे तो आदमी क्या करे? शीरीन की आवाज में निराशा झलक रही थी। कावसजी ने हैरानी से कहा, यह सुनकर मुझे अजीब लग रहा है। तुम जैसी देवी जिसके घर में हो, वह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। शाहपुर जी को तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। शीरीन ने दर्द भरे शब्दों में कहा, आपका यह भाव तब तक है जब तक आपके पास दौलत नहीं है। जिस दिन आपको कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाए, आप भी ऐसे न रहेंगे और आपकी ये सोच भी बदल जाएगी। यही दौलत का सबसे बड़ा श्राप है। ऊपर से दिखने वाली सुख शांति के नीचे कितनी गहरी आग दबी होती है, ये तो तभी पता चलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वे सोचते हैं कि उन्होंने घर को ऐशो आराम की चीजों से भरकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और अब मेरे पास असंतोष का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि ये ऐशो आराम की चीजें उन तहखानों में गड़े बेजान सामानों की तरह है, जिन्हें कभी मृत आत्माओं के उपयोग के लिए रखा जाता था। कावसजी आज पहली बार ऐसी बात सुन रहे थे। अब तक उनके अनुभव में यही था कि औरतें स्वभाव से ही भोग विलास की ओर झुकी रहती है। उनके लिए चाहे जितना त्याग कर लो, उन्हें चाहे जितना प्यार दे दो, लेकिन ये सब व्यर्थ ही है। वे सिर्फ बाहरी दिखावे या खरहरे पर नहीं रुकती, बल्कि उससे भी ज्यादा चाहती है। लेकिन यह शीरी, ये तो विलास की हर चीज को तुच्छ मानती है और सिर्फ सच्चे स्नेह और साथ से खुश रहना चाहती है। उनके दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। मिसेस शाहपुर जी ने फिर कहा, यह जो कुछ हो रहा है अब मेरी सहन शक्ति से बाहर है। मिस्टर कावसजी, मेरे अंदर बगावत की ज्वाला जल रही है और मैं धर्म और मर्यादा का सहारा लेकर भी इस पीड़ा से राहत नहीं पा रही हूँ। मैं खुद को समझाती हूँ कि दुनिया में कितनी विधवाएं हैं, लेकिन यह ख्याल भी मेरे मन को चैन नहीं देता। अब तो मुझे यह यकीन हो चला है कि वह मुझे एक तरह की चुनौती दे रहे हैं। अब तक मैंने उनकी इस चुनौती को नजरअंदाज किया, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चढ़ चुका है और अब मैं किसी सहारे के बिना यह नहीं सह सकती। जो वह चाहते हैं वह हो ही जाएगा। आप उनके मित्र हैं, आपसे जितना हो सके उन्हें समझाइए। मैं अब इस बंधन को और नहीं ढो सकती। कावसजी के मन में जैसे किसी अनदेखे सुख का चित्र बनने लगा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं जरूर समझाऊंगा, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी बात का उन पर कोई असर होगा। आखिर मैं गरीब ठहरा, मेरी बात का उनकी नजर में कोई महत्व ही क्या है? शीरीन ने उदास स्वर में कहा, उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, लेकिन यही आदत मुझे बिल्कुल नहीं भाती। तुमने इतने दिनों तक इसे सह लिया, यही बड़ी बात है। कोई और स्त्री होती तो एक दिन भी न झेलती। थोड़ी बहुत ऐसी आदतें सभी मर्दों में होती हैं, लेकिन उनकी पत्नियां भी उसी तरह की होती है। मैंने तो हमेशा इन्हें अपने आराध्य की तरह पूजा है, लेकिन जब पुरुष इस पूजा का अर्थ ही न समझे तो क्या किया जा सकता है? मुझे डर है कि वह मन में कुछ और न सोच रहे हो। और क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आप खुद समझ सकती हैं। अच्छा, वही बात, लेकिन मेरा गुनाह क्या? शेर और मेमने की कहानी आपने नहीं सुनी क्या? मिसेस शाहपुर अचानक खामोश हो गई। दूर से शाहपुर जी की कार नजर आने लगी। उन्होंने कावसजी को गहरी विनयपूर्ण निगाहों से देखा और दूसरे दरवाजे के कमरे से निकलकर भीतर चली गई। मिस्टर शाहपुर लाल आंखें लिए कार से बाहर निकले और मुस्कान के साथ कावसजी से हाथ मिलाया। पत्नी की आंखें आंसुओं से लाल थी।
जबकि पति की आंखें रात के सुरूर से। शाहपुर जी ने हैट उतारते हुए कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं रात को एक मित्र के यहाँ रुक गया था, पार्टी थी। खाना देर से हुआ तो सोचा घर जाने का झंझट क्यों मोल लो। कावसजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी, जरा नाम नोट करवा दीजिए। उन्होंने अपनी जेब से नोटबुक निकाल ली। शाहपुर जी थोड़े सतर्क हो गए और बोले, अरे ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी, बस 2-4 दोस्तों का छोटा सा जमावड़ा था। फिर भी खबर तो होनी चाहिए। जिस प्रीति भोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों, वह मामूली बात तो नहीं हो सकती। मेजबान का नाम बताइए। आप चौंकेंगे तो नहीं? बताइए तो सही। मिस गौहर। मिस गौहर? जी हाँ। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या यह स्वीकार नहीं करते कि दिन भर कामकाज में माथापच्ची करने के बाद मुझे थोड़ा मनोरंजन करने का हक है, वरना जिंदगी बोझ बन जाएगी। मैं इसे सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं इसे अपनी पत्नी के प्रति अन्याय समझता हूँ। शाहपुर जी हल्के से हंसे। यह तो पुरानी सोच है। आपको यह समझना चाहिए कि आज का दौर ऐसे बंधनों को नहीं मानता, और मेरा मानना है कि कम से कम इस मामले में आज का समाज एक पीढ़ी पुराने समाज से कहीं ज्यादा उन्नत है। अब महिलाओं के अधिकार भी मान्य होने लगे हैं, यानी महिलाएं पुरुषों पर हुकूमत कर सकती है, वैसे ही जैसे पुरुष महिलाओं पर कर सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पुरुष स्त्री पर निर्भर नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष पर निर्भर है। आपका मतलब यही है कि स्त्री अपनी जीविका के लिए पुरुष पर आश्रित है? अगर आप इसे इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो हाँ, लेकिन समाज में शक्ति का नियंत्रण हमेशा धनबल के हाथ में रहा है और रहेगा, चाहे राजनीति हो या समाजनीति। अगर किसी कारणवश स्त्री कमाई कर रही हो और पुरुष खाली बैठा हो, तो क्या स्त्री को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जीवन जिए? नहीं, मैं स्त्री को यह छूट नहीं दे सकता। यह तो अन्याय होगा। नहीं, यह अन्याय नहीं है। प्रकृति ने स्त्रियों पर कुछ सीमाएं लगाई हैं। वह पुरुषों की तरह पूरी तरह स्वच्छंद नहीं हो सकती, और न ही शारीरिक बल में उनका मुकाबला कर सकती है। हाँ, अगर वह गृहिणी का पद छोड़ दे या अप्राकृतिक जीवन का सहारा ले तो बात अलग है। आप लोग उसे अप्राकृतिक जीवन अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं ऐसे समय की कल्पना भी नहीं कर सकता जब औरतें पुरुषों की अधीनता से बाहर निकलने की स्थिति में आ जाएं। सभ्यता और कानून मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि पुरुषों ने हमेशा स्त्रियों पर शासन किया है और करते रहेंगे। कावसजी ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बात का रुख मोड़ा। वह अब कूटनीति में माहिर लग रहे थे। शाहपुर जी की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखकर बोले, तो आप और मैं एक ही सोच के हैं। मैं तो बस आपकी राय परख रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माँ और स्वामिनी मानने को तैयार हूँ, लेकिन उसे स्वच्छंद होते नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वतंत्रता चाहती है तो मेरे घर में उसके लिए जगह नहीं है। मिसेस शाहपुर की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि किसी स्त्री के मन में इतने विद्रोही विचार भी हो सकते हैं। शाहपुर जी का चेहरा तमतमा गया, नथुने फड़क उठे। कुर्सी से खड़े होकर बोले, तो शीरीन ने अब यह नया ढंग अपनाया है। मैं अभी उससे बात करता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ। यही नहीं, मैं अभी फैसला कर लूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। ऐसी बेवफा औरत जिसके दिल में जरा भी संवेदना नहीं है, जो मेरे जीवन में एक पल की खुशी भी नहीं देख सकती, वह चाहती है कि मैं उसके पीछे पीछे घूमूं? मुझसे यह उम्मीद रखती है? वह भूल जाती है कि अगर मैं चाहूं तो एक इशारे पर सैकड़ों महिलाएं मेरी पूजा करने लगेंगी, मेरे इशारों पर नाचेंगी। मैंने उसके लिए जो कुछ किया है शायद ही कोई और मर्द करे। मैंने शाहपुर जी को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा बोल गए हैं। शीरीन की सेवा भावना उनके सामने आई तो ठिठक गए, फिर बोले, लेकिन मेरा मानना है कि वह अभी भी समझदारी से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और मुझे यह भी पता है कि वह जितना कर सकती है वह बस शिकायत तक ही सीमित है। इसके आगे बढ़ने की हिम्मत वह कभी नहीं जुटा सकेगी। औरतों को समझाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, कम से कम मेरा अनुभव तो यही कहता है। कावसजी ने जवाब दिया, मेरा अनुभव इससे अलग है। मुमकिन है, लेकिन आपके पास सिर्फ बातें हैं, मेरे पास लक्ष्मी का वरदान है।
जब मन में बगावत का बीज पड़ जाए तो लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर सकती। शाहपुर जी ने गंभीरता से कहा, शायद आपकी बात सही हो। कई दिनों बाद कावसजी की मुलाकात शीरीन से पार्क में हुई। वह इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका स्वर्ग तैयार था, बस शीरियों को उसमें बिठाने की कसर बाकी थी। इस शुभ घड़ी की कल्पना में वह बावले से हो रहे थे। गुलशन को वह उसके मायके भेज चुके थे। भेजा क्या, वह खुद नाराज होकर चली गई थी। जब शीरी उनकी तंगहाली में साथ देने को तैयार है तो गुलशन की खुशामद करने की जरूरत ही क्या थी। जैसे ही शीरीन नजर आई, कावसजी ने झट से उसका हाथ थामा और बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं तो आज ही आने वाला था। शीरीन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, आपके इंतजार में मेरी आंखें तक थक गई। आप भी बस बातें बनाना जानते हैं। आपको क्या पता इन दिनों मेरी आंखों से कितने आंसू बह चुके हैं। कावसजी ने शीरीन के चेहरे की मायूस चमक देखी। उसकी कीमती रेशमी साड़ी और उसके भीतर के दर्द ने मिलकर उसे और भी मोहक बना दिया था। उनका दिल अंदर से बैठ सा गया। वह किसी ऐसे छात्र की तरह महसूस कर रहे थे जिसने अपनी आखिरी परीक्षा पास कर ली हो और अब जीवन का कठोर सच सामने खड़ा हो। काश वह कुछ और दिनों तक परीक्षाओं की उलझनों में जीवन का मजा ले सकते, पर अब उनका यह ख्वाब, यह हकीकत का सामना करना था। अब तक उन्होंने सिर्फ मधुमक्खी का शहद छका था, मगर अब वह सचमुच उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। उनके मन में डर था कि कहीं डंक न मार दे। धीरे से बोले, मुझे यह जानकर बेहद दुख हुआ। मैंने तो शाहपुर को बहुत समझाया था। शीरीन ने उनका हाथ थामकर पास की एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, अब उन्हें समझाने बुझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे भी कोई जरूरत नहीं कि उनके पीछे भागती रहूं। आज मैंने तय कर लिया है, उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होना है तो मुझे मुकदमा करें, मैं पूरी तरह तैयार हूं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जिसके साथ रहना ही नहीं चाहती उसके साथ ईश्वर भी मुझे रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। फिर अदालत की तो बात ही क्या। अगर तुम मुझे सहारा दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है तो मेरे लिए और रास्ते खुले हुए हैं। अब साफ साफ बताओ, क्या वह सारी हमदर्दी बस बातों तक ही थी? कावसजी ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा गवाह है, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रही है। शीरीन ने तुरंत सवाल दागा, लेकिन गुलशन का क्या करोगे? मैं उसे तलाक दे दूंगा, कावसजी ने झिझकते हुए कहा। शीरीन ने राहत की सांस ली। हाँ, यही मैं भी चाहती हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, अभी, इसी वक्त। शाहपुर से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। कावसजी के दिल में हलचल मच गई। वह बोले, लेकिन अभी तो वहां कोई तैयारी नहीं है। शीरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। टैक्सी बुलाओ, मैं अभी चलूंगी। कावसजी टैक्सी ढूंढने के बहाने पार्क से बाहर निकल गए। असल में उन्हें थोड़े वक्त की जरूरत थी ताकि वह तसल्ली से सोच सके। उम्र का जोश अब उनकी समझ पर हावी नहीं था। वह अच्छे से जानते थे कि जिस रास्ते पर वह कदम रख रहे हैं वहां मुश्किलें कम नहीं होंगी। शाहपुर जी पूरी ताकत से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, यह वह जानते थे। गुलशन उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसका भी अंदेशा था। इन सब मुश्किलों के लिए वह तैयार थे। शाहपुर की बातों का जवाब देने के लिए उनके पास तर्कों की कमी नहीं थी। गुलशन को भी समाज में शर्मिंदा करने के लिए उनके पास काफी बातें थी, लेकिन जो डर था वह शीरियों के प्रेम की टिकाऊ शक्ति का था। अब तक शीरीन ने केवल उनके अच्छे स्वभाव, न्यायप्रियता और उदारता को ही जाना था। शाहपुर जी को वह इन सब में पछाड़ चुके थे, मगर शीरियों का यह आकर्षण उनके साधारण घर में कितने दिन टिक पाएगा, यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। हलवा न सही, चुपड़ी रोटी पर इंसान समझौता कर सकता है। सूखी रोटी भी किसी तरह खा लेगा, लेकिन अगर सूखी घास परोसी जाए तो बड़े बड़े तपस्वी भी गुस्से में आ जाएंगे। शीरीन उनसे मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रेम में भी त्याग की एक सीमा होती है। कावसजी को यह डर था कि जब भावुकता का पहला नशा उतर जाएगा तो क्या शीरी हकीकत की सख्ती को बर्दाश्त कर सकेगी। वह इस ख्याल से सिहर उठे
कि कहीं उनकी खुशियों का यह ख्वाब जल्दी ही टूट न जाए। अब तक वह रानियों की भांति आलीशान महल में रही है और अब उसे एक साधारण खपरेल वाले घर में रहना होगा। फर्श पर न कालीन होगी न टाट, नौकरों की फौज का नामो निशान नहीं होगा, बस एक बुढ़िया मामा जिसकी सेवा भी संदिग्ध है। वह हर बात पर झुंझलाती है, कोसती है, धमकाती है। ऊपर से आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाले मास्टर को ही जाएगा, और अगर शाहपुर जी ने अपनी नीचता की हद पार की तो शायद बदमाशों से पिटवा भी दे। पिटने का खौफ कावसजी को नहीं है, बल्कि उसे अपनी फतेह ही समझते हैं। मगर असली चुनौती शीरियों की भोग विलास की आदतों पर विजय पाने की है। जब वह बुढ़िया मामा थाली में रूखी सूखी रोटियां और पानी जैसा सालन परोसेगी, तब शीरियों के चेहरे पर कैसी वितृष्णा फैल जाएगी, ये सोचकर कावसजी का दिल दहल उठता है। कहीं वह खड़ी होकर उन्हें और अपनी किस्मत को कोसने न लगे। कावसजी जानते थे कि अभाव की पूर्ति केवल विनम्रता और शिष्टता से नहीं हो सकती। शीरियों का वह क्रोधित रूप कितना विकराल होगा, इसकी कल्पना मात्र से वह सिहर उठते। इसी उधेड़बुन में एक कार सामने से आती दिखाई दी। कावसजी ने देखा कि उसमें शाहपुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार रुकवा ली और तेजी से पीछे दौड़ते हुए बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? शाहपुर जी ने कहा, यूं ही जरा घूमने निकला था। शीरी बानो पार्क में है, उन्हें भी साथ ले जाइए। वह तो मुझसे लड़कर गई है, कहती है कि अब इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और आप सैर कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि बैठकर रो? वह बहुत रो रही है। सच? हाँ, बहुत रो रही है। तो शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ रही है। अगर आप अभी उन्हें मना ले तो वह खुशी खुशी आपके साथ चल देंगी। मैं देखना चाहता हूं कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। कावसजी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझ पर रहम कीजिए, मैं आपके पैरों पड़ता हूं। जीवन में जो थोड़ी सी खुशी है, उसे इस मनाने मनवाने के खेल में नहीं खोना चाहता। कार आगे बढ़ गई और कावसजी वहीं खड़े रह गए, कर्तव्य विमुख और हताश। उन्हें देर हो रही थी। मन में खटका था कि कहीं शीरी यह न समझे कि उन्होंने भी धोखा दे दिया। मगर जाई भी तो कैसे? अपने साधारण से कुटीर में शीरीन जैसी देवी को स्थान देने की कल्पना ही उन्हें हास्यास्पद लग रही थी। वह घर तो गुलशन के लिए ही उपयुक्त है। गुलशन कुड़ती है, कटु बातें कहती है, रोती भी है, लेकिन समय पर भोजन जरूर देती है। फटे हुए कपड़े रफ्फू करती है। कोई मेहमान आ जाए तो कितने प्रसन्न मन से उसका स्वागत करती है, जैसे उसके जीवन में खुशी ही खुशी हो। छोटी सी चीज भी उसे दे दो तो वह खिल उठती है। बस थोड़ी सी तारीफ कर दो और उससे कुछ भी करवा लो। अब उसे उनकी छोटी छोटी बातों पर झल्लाना और उसकी सीधी सपाट बातों का बेवजह उल्टा जवाब देना भीतर तक खलने लगा। उस दिन उसने बस इतना ही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन की सालगिरह पर कोई तोहफा भेज देना चाहिए। इसमें गुस्सा होने की क्या बात थी? मान लिया कि वह अपने संपादकीय लेख पर काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह वह अपने लेख को अहमियत देते हैं, क्या गुलशन के लिए उसका यह अनुरोध कम महत्वपूर्ण था? अगर उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वह थोड़ा नरमी से यह नहीं कह सकते थे, डार्लिंग, इस वक्त मेरी जेब खाली है, कुछ दिनों में इंतजाम कर दूंगा। अगर ऐसा कहते तो गुलशन भी समझ जाती, और अगर फिर भी वह हल्की फुल्की शिकायत करती तो उनका क्या चला जाता। आखिर वह अपनी टिप्पणियों में तो कितनी शालीनता दिखाते हैं। अगर कहीं उनका लेख जरा भी गर्म हो जाए तो संपादकीय उनकी गर्दन ले ले। मगर गुलशन पर वह बेवजह क्यों नाराज हो जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वह उनकी बात टाल नहीं सकती और उन्हें छोड़कर जाने का कोई विकल्प नहीं है। ये तो बहुत नीच प्रवृत्ति है। दूसरों के सामने झुककर मीठा बोले, लेकिन जो हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है, उसके साथ सख्त व्यवहार करें। इतने में एक तांगा पास आकर रुका। उसमें से उतरकर एक औरत उनकी ओर बढ़ी। अरे, यह तो गुलशन थी। कावसजी ने उसे देखा और जल्दी से बढ़कर गले लगा लिया। बोले, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आई? मैं तो अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। गुलशन ने भावुक आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। शाम को बरामदे में बैठकर तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। न जाने कब मुझे झपकी आ गई और एक डरावना सपना देख लिया। नींद खुली तो घबराहट में तुमसे मिलने चली आई। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। तुम यहाँ इस समय क्यों खड़े हो? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? कावसजी ने उसे दिलासा देते हुए कहा,
नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा डर बेवजह है। तुमने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि जैसे तुमने किसी औरत से कुछ कहा और उसने तुम्हें बांध कर खींचना शुरू कर दिया। ये कितना बेतुका सपना है, और तुमने इसे सच मान लिया। तुमसे कितनी बार कहा है कि सपने सिर्फ परेशान मन का खेल होते हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जरूर कोई बात है, तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है। अच्छा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये तो तुम्हारे पढ़ाई का समय है। बस यूं ही थोड़ा टहलने निकल आया था। झूठ बोल रहे हो? अगर नहीं तो खा जाओ मेरे सिर की कसम। अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? कसम को मैं झूठ की स्वीकृति मानता हूँ। गुलशन ने एक बार फिर उनकी ओर पैनी नजर डाली, फिर कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, ठीक है, चलो घर चलते हैं। कावसजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम फिर मुझसे बहस करोगी? सरकार से लड़ने के बावजूद भी तुम उसकी हुकूमत में रहते हो कि नहीं? वैसे ही मैं भी तुमसे लड़ूंगी, मगर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हम तो ये मानते ही नहीं कि यह हुकूमत हमारी है। ये तो मुंह से कहते हो, पर तुम्हारा हर रोम रोम इसे स्वीकार करता है, वरना अब तक तुम जेल में होते। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाने की। पहले यह तो बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कावासाजी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह गुलशन वहां से चली जाए, लेकिन जितना वे उसे समझाने की कोशिश करते, गुलशन का जिद्द उतनी ही बढ़ जाती। आखिरकार मजबूर होकर कावासाजी ने शीरी और शापूर के झगड़े की पूरी दास्तान सुनानी पड़ी। हालांकि अपनी भूमिका को उन्होंने बड़ी चतुराई से छिपाने की कोशिश की। गुलशन ने सोचते हुए कहा, तो तुम्हें भी यह सनक चढ़ गई है? कावासाजी ने फौरन जवाब दिया, कैसी सनक? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब यह तो इंसानियत नहीं कि एक मित्र की पत्नी मदद मांगे और मैं मुंह फेर लूं। गुलशन ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, झूठ बोलने के लिए बड़ी अक्ल चाहिए होती है प्यारे, और वह तुम्हारे पास नहीं है, समझे? चुपचाप जाओ और शीरीन बानू को सलाम करके कहो कि चैन से अपने घर में रहे। सुख कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि विधाता इतना अन्याय नहीं कर सकता। गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं। अगर सुख चाहिए तो उसके खामियों समेत अपनाना पड़ेगा। अभी तक विज्ञान ने ऐसा कोई तरीका नहीं खोजा जिससे हम सुख के साथ उसकी परेशानी को अलग कर सके। मुफ्तखोर आदमी को हमेशा अय्याशी ही भाएगी। अगर धन सारी दुनिया की रंगीनियों का मजा न ले सके तो वह धन कैसा? शीरियों के लिए भी वही दरवाजे खुले हैं जो शाहपुर जी के लिए खुले हैं। उसे कहो कि शाहपुर के घर में रहे, उसके धन का सुख उठाए और भूल जाए कि वह शाहपुर की पत्नी है, वैसे ही जैसे शाहपुर ने उसे भूल रखा है। जलने और परेशान होने के बजाय जीवन की रंगीनियों का आनंद ले। उसके पास इतना धन है कि वह एक से एक सुंदर होशियार नौजवानों को अपनी ओर खींच सकती है। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि फ्रांस में एक दौर ऐसा भी था जब अमीर औरतों का समाज पर वर्चस्व था। उनके पति सब कुछ देखकर भी चुप रहते थे, और क्यों न रहते, वे खुद ऐशो आराम में डूबे हुए थे। यही तो धन का असली असर है। अगर तुम नहीं समझा सकते तो चलो मैं शीरियों को समझा दूं। अय्याश पति की पत्नी अगर खुद अय्याश न बने तो वह कायर और बेबस कहलाएगी। कावसाजी ने हैरान होकर कहा, लेकिन तुम भी तो पैसे की पूजा करती हो। गुलशन ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, यही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। हम उसी चीज की तरफ भागते हैं जो हमारे पतन का कारण बनती है। मैं बहुत दिनों तक पापा के गांव में रही हूँ। वहाँ किसान और मजदूर रहते थे, दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने घर लौट जाते। वहाँ अय्याशी या चालाकी का नाम तक न था। लेकिन यहाँ शहर में देखती हूँ कि बड़े घरों में सब यही गम लिए घूम रहे हैं। सब गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं और अस्वाभाविक जिंदगी जीते हैं। आज अगर तुम्हें भी कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाए तो तुम भी शाहपुर बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।